आप खुद कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, तो वो देखते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके आपको वर्टिसेस गिवन है। चलिए आपको करना कैसे है क्वेश्चन, आपने ऑलरेडी ये अपने जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे आपने बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे ही किए थे। आप कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, सपोज आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, सपोज दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, चलिए हम इसका नाम रख लेते हैं PQRS। अब ध्यान से देखेंगे, अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा एरिया का? एरिया का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता मेरे को क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल। इसकी सारी साइड्स, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के पहले सारी साइड्स कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। अगर नहीं हुआ तो बेस्ट ऑप्शन है आप इसके कोई भी डायगोनल को, कोई भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक डायगोनल बना देंगे। डायगोनल बनाने के बाद ये आपका बन जाएगा पहला ट्रायंगल, ये बन जाएगा सेकंड ट्रायंगल, और फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला यूज करके आप पहले इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है जो हम 10th क्लास में भी करते आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका आपको बेस गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है 2a। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस 2a है, with base 2a, with side 2a lies along the y-axis such that midpoint of base is at the origin। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर एक साइड 2a है तो बाकी की सारी साइड्स भी 2a होंगी। चलिए जी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और जो बेस है वो किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे लाई कर रहा है। चलिए जी ये मेरी y एक्सिस है तो मैं इसको मान लेती हूँ 2a, such that the midpoint of base is at the origin। क्या कह रहा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो बेस है वो किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। अब वो y एक्सिस पे कैसे भी लाई कर सकता है, क्या पता पूरा ऊपर वाले हिस्से में हो, क्या पता पूरा लोअर सेक्शन में हो, कितना हिस्सा किधर है ये नहीं पता, पर वो नेक्स्ट लाइन में बता रहा है कि जो y एक्सिस पे बेस है, ओरिजिन पे इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस हो गया हमारा 2a, और हाफ हो गया a और ये हो गया a। तो इसका मतलब ये बन गया मेरा पूरा बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है? फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये 2a है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरफ भी बन सकता है। दोनों केसेस पॉसिबल है। चलिए जी देख लेते हैं। इफ दिस इज b, दिस इज c, ये बन गया मेरा a डैश, ये बन गया a और ये बन गया a डैश। क्योंकि बेस के बारे में पता है कि बेस लाइज ऑन y एक्सिस, पर ये नहीं पता ट्रायंगल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किसी में भी लाई कर सकता है। पूछा क्या गया है कि यू हैव टू फाइंड द वर्टिसेस। आपको वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं इसके। चलिए जी ध्यान से देखते हैं। अगर ये यहां से लेके यहां तक 2a है और ये सेंटर में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये a होगा और ये भी a होगा, पर ये a जो होगा अगर वो नीचे वाली साइड है तो माइनस a होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट तो बड़े इजीली पता चल गए, 0, -a, और b के कोऑर्डिनेट आ गए 0, a।
तो आपको अब किसके कोऑर्डिनेट निकालना है? आपको ए और ए डैश का निकालना है। आपको किसका कोऑर्डिनेट देखना है? ए और ए डैश का कोऑर्डिनेट देखना है। चलिए जी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स से ये पूरा 2a है, तो ये भी 2a होगा, ये भी पूरा 2a हो जाएगा। यही है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB भी 2a है, BC भी 2a है, तो मैं लिख लूं ABC is an equilateral triangle, therefore AB is equals to BC is equals to AC, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, which is further equal to 2a, जो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है। चलिए जी आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये मिड पॉइंट है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड का मिड पॉइंट है वो हमेशा किसके थ्रू पास करता है? इट ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अनदर साइड। मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स के थ्रू पास करता है, तो ये इधर से पास करेगा। अगर ये A है, ये 2a है, तो क्या आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल सकते हो? हाँ जी, बड़े इजीली निकाल सकते हैं। आप यूज करेंगे, लेट्स से दिस इज ट्रायंगल O। इन ट्रायंगल OBA आपको OB भी पता है, आपको BA भी पता है, आपको OA नहीं पता। इन ट्रायंगल OBA AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, बिल्कुल यही है। AB स्क्वायर, चलो जी AB स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है? 2a का स्क्वायर इज 4a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB की वैल्यू a स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नथिंग बट 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। अब आपको निकालना है इसका वैल्यू। 3a स्क्वायर ये बन गया, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। अगर आपको OA की वैल्यू निकालनी है तो इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस रूट 3a। जब भी इधर स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर से आपको स्क्वायर, अगर आपके पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमेशा दो वैल्यू जनरेट करता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्लस माइनस रूट 3a, इसका मतलब ये जो वर्टेक्स होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, ये हो जाएगा रूट 3a, 0, और क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है, ये हो जाएगा माइनस रूट 3a, 0। तो ये निकल गए हमारे a और a डैश के वर्टिसेस। तो अब टोटल जो आपके, अगर हम सारे वर्टेक्स को देखने की कोशिश करें, कितने वर्टिसेस निकल गए? a आ गया हमारा रूट 3a, 0, b आ गया हमारा 0, a, क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा था, उसका कोई माइनस भी नहीं हो सकता। ये आ गया 0, -a, और हमारा जो a डैश आ गया, a डैश क्यों निकला? क्योंकि आपको ये स्पेसिफाइड नहीं था कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है या ट्रायंगल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो a डैश विल बी माइनस रूट 3a, 0। तो दीज आर द वर्टिसेस जो हमारे इस ट्रायंगल के निकले। क्लियर है जी? तो ये ट्रायंगल कौन कौन से बन सकते हैं? ट्रायंगल हमारा ABC भी बन सकता है और ट्रायंगल हमारा A-BC भी बन सकता है। अगर A-BC है तो A-BC कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, अगर ABC है तो कोऑर्डिनेट्स ABC हमारे बन जाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। चलिए जी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, P इज x1, y1 एंड Q इज योर x2, y2। आपको इसके बीच डिस्टेंस निकालना है। बड़ा इजी है। अगर मैं सीधा बोलूं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो हमने 10th में पढ़ा है। पर आगे क्या कह रहा है? फर्स्ट है PQ is parallel to y axis। कह रहा है PQ जो है y axis के पैरेलल है। ध्यान से देखेंगे, PQ parallel to y axis। चलो जी यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं।
पैरेलल है, P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सी चीज है जो नहीं बदल रही। वैसे यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2 है तो डिफरेंट, पर ध्यान से देखेंगे अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको मैं x एक्सिस पे 2 मान लूं, तो अगर ये 2 है तो यहाँ पे P पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं Q पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 ही होगा। इसीलिए मैंने बोला ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखो, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके देखो। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, देन x कोऑर्डिनेट इज सेम। इसका x कोऑर्डिनेट लाइन पे हर जगह सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट इज सेम फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। अब ध्यान से देखेंगे मेरे पास लाइन है, इस लाइन के लिए यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है, इस लाइन के लिए यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है। वैसे एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। लाइन की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या इक्वेशन पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ax plus by plus c और ax plus by is equals to c. This is our equation of line. Any equation in first degree having two variables हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा ऑन द ग्राफ पेपर, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और हमेशा पढ़ते हैं every point on this line segment, every point on line PQ on line always satisfy the equation of line। मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई लाइन है जो 2x plus 3y is equals to 4 है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाए करेंगे, जब आप उन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को यहां पुट करोगे और y कोऑर्डिनेट को यहां पुट करोगे, आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। एवरी पॉइंट ऑन द लाइंस always satisfy the equation of the line। इसका मतलब अगर आप ये जो x1 है, अगर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो जो x1 होगा वही x2 होगा। यहाँ पे भी आपका कोई x होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे भी कोई x कोऑर्डिनेट होगा। तो इस लाइन पे जो भी x कोऑर्डिनेट रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट इज सेम फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन पे हर एक पॉइंट के लिए आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। तो चलिए अगर x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इसका मतलब x1 is equals to x2 हो जाएगा। तो इक्वेशन PQ is equals to under root x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे x2 और x1 तो दोनों सेम है। 4 minus 4 0, 0 का स्क्वायर 0, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रही, मैं ये ले रही हूँ y2 minus y1 का स्क्वायर। तो PQ की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, हमने क्या किया, x1 और x2 हमेशा सेम है क्योंकि ये किसके पैरेलल जा रहा है, y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू y2 minus y1। अब ध्यान से देखना, अगर आपका y2 हो गया छोटा, सपोज y2 है 3 और y1 है 5, तो आपका आंसर आ गया -2। पर क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमेशा हम लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और हम यहाँ पे इसको मॉड बना देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमने ऑटोमेटिकली उसका मॉड ले लिया क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर अच्छी बात है, अगर y2 5 है, y1 3 है, कोई बात नहीं, आंसर 2 आएगा। पर अगर उल्टा हो गया तो आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है when PQ is parallel to x axis। अब ये करने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर PQ x axis के पैरेलल है, ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, if PQ is parallel to x axis, this is your P, this is your Q, अगर ये x axis के पैरेलल है, यहाँ पे अगर ये मैं कह रही हूँ this is 1, this is 2, यहाँ पे भी y2 है, यहाँ पे भी y2 है, यहाँ पे भी y2 है, यहाँ पे भी y2 है। तो every line which is parallel to x axis has y constant। कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसका y हमेशा कांस्टेंट रहेगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा।
एक्स कोऑर्डिनेट तो हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है, सपोज यहाँ पे -3 है, ये -2 है, ये -1 है, दिस इज 0। यहाँ पे x -3 है, यहाँ पे x -2 है, यहाँ पे x -1 है। x कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट पे बदल रहा है, पर कौन सी चीज नहीं बदल रही, दैट इज y। इसका y हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। चलिए जी, तो अगर y कांस्टेंट है तो सेकंड केस होगा व्हेन pq पैरेलल टू x एक्सिस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा हमारा will be same on line, same on the line। तो हमारा PQ बन जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 इज इक्वल्स टू y1, ये दोनों सेम है तो हमारा PQ आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अगेन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, अब PQ आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1, बट अगेन क्योंकि PQ इज डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर नेगेटिव आएगा तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर कर देंगे, उसके लिए हमने उसमें मॉड यूज कर लिया है। क्लियर है जी ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ये 10th का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने 10th में भी ऐसे ही किया था, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्या करना है, अगर कोई भूल चुका है तो। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, पर x कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड होगा, तो मैं उसको x, 0 ले लेती हूँ, लेट द पॉइंट बी x, 0। इफ इट इज ऑन x एक्सिस, x का तो वैल्यू आएगा पर y उसका 0 रहेगा। तो कह रहा है ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है 7,6 से और 3,4 से, तो आप क्या करेंगे, सपोज दिस इज योर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप मान लो, इसको a पॉइंट नाम दे दो, इसको b, इसको c, तो ab इज इक्वल्स टू ac। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ab को ac के इक्वल प्रूफ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये आपका 10th का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवा रही हूँ। अब आते हैं 5th पे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अब आता है स्लोप ऑफ लाइन निकालने का। अब आपको सिर्फ जब भी आए फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप निकालने के हमने सिर्फ दो तरीके पढ़े हैं। पहला तरीका व्हेन angle of the line, slope is nothing but inclination of one line with respect to positive direction of x axis। एक लाइन की इंक्लिनेशन किसके with respect, positive direction of x axis के, which is tan theta। सपोज ये मेरी लाइन है, आपको ये पूछा हुआ है इस लाइन का स्लोप निकालो, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कितनी इंक्लाइंड है, उसका टेंजेंट थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस एंगल का जब हम टेंजेंट ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, पहली चीज। पर एंगल हमेशा याद रखना किसके विद रिस्पेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और दूसरा तरीका क्या था, जब आपको एंगल नहीं गिवन है, इसी लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन देयर आर एनी टू पॉइंट्स गिवन ऑन द लाइन। तो उसका तरीका क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप निकालने के दो तरीके थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हमने रिवाइज कर लिया कि स्लोप कैसे निकलती है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब कह रहा है, चलिए जी ये हमने ओरिजिन के थ्रू ही पास कराया था, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता उस लाइन की स्लोप निकालो जो ओरिजिन के थ्रू पास होती है। ध्यान रखना जब भी आपको स्लोप आए, एक तो आपने एंगल ढूंढने की कोशिश करनी है और दूसरा आपने पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही दो तरीके हमने सीखे हैं। जैसे ही उसने बोला थ्रू द ओरिजिन, मेरे को दिमाग में आ गया कि ओरिजिन के थ्रू मतलब 0 0 तो पक्का होगा, एक पॉइंट हमने ढूंढ लिया 0 0। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। हमेशा आपको स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, एक पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। किसके मिड पॉइंट के थ्रू, सपोज ये मेरी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, -4 और 8, 0, 0, -4 और 8, 0। एक लाइन है जो ओरिजिन के थ्रू जा रही है और किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है,
और वो पास कर रही है एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास जो किसको ज्वाइन कर रही है 0, -4 और 8, 0। चलिए जी मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। अब पॉइंट्स देखते हैं 0, -4, 0 मतलब x एक्सिस पे 0 है, ये y एक्सिस होगी, x 0 है, y -4 है, 1 2 3 4, ये बन गया -4, 8, 0 x 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया 8, 0, x एक्सिस पे y 0 होता है। कहता जो लाइन है वो एक तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से और ओरिजिन से होती हुई जा रही है। किसके थ्रू जा रही है 0 0 के, और इन दोनों लाइन सेगमेंट के, किस लाइन सेगमेंट के, लेट्स से दिस इज P दिस इज Q, P और Q के मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, P एंड Q के मिड पॉइंट और ओरिजिन से होती हुई जा रही है। तो हमारा सिंपल सा काम क्या है, अगर हमारे ये कोऑर्डिनेट निकल गए तो मैं इन दो पॉइंट को यूज करके स्लोप ऑफ लाइन बड़ी इजीली निकाल सकती हूँ। व्हाट इज मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, x1 प्लस y1, ये कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया 0, -4, और मिड पॉइंट निकालने का तरीका है x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। चलिए 0 प्लस 8 बाय 2 इज नथिंग बट 4, y1 प्लस y2, -4 प्लस 0 बाय 2 इज नथिंग बट -2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया 4, -2। अब आपको, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ ab का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज योर y2 -2 माइनस y1 0 अपॉन x2 4 माइनस 0, -2/4 इज नथिंग बट -12। अब आप ध्यान से देखो इस लाइन को, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो आपकी स्लोप कैसी आनी चाहिए थी, नेगेटिव आनी चाहिए थी। क्या स्लोप नेगेटिव आई है, हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव आई है। हमने ये पूरा क्वेश्चन ग्राफिकली ही सॉल्व कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट निकालें और उसके बाद ओरिजिन के पॉइंट और इस मिड पॉइंट को यूज करके इस लाइन की स्लोप निकाल लें। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 6. Without using Pythagoras theorem, show that points are vertices of right angled triangle. वैसे अगर आपको कोई पूछे you have to prove that a triangle is a right angled triangle, तो आप कैसे प्रूव करेंगे राइट एंगल, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे। पर कह क्या रहा है, आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करनी है और आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या क्या 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1, 3, 5 एंड -1, 1। ये आपको तीन वर्टिसेस गिवन है। अगर ये तीन वर्टेक्स हैं और कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बट विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब ये है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए जी हम इसको एक बार प्लॉट करने की कोशिश कर लेते हैं। एक पॉइंट है 4, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये निकल गया हमारा 4, 4, 3, 5 1 2 3, दिस इज माय 3, 5, और एक है -1, -1, -1, यहां पे। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल बना इन तीन वर्टिसेस को यूज करके वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये भी सीधी लाइन जा सकती थी, आपको पता नहीं है अभी 90 डिग्री कहां पर है। चलो हमने देख लिया, ये इस तरीके से मैंने तीन ए बी सी तीन वर्टेक्स मान लिए। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करना इसके लिए, पर आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
राइट एंगल ट्राइंगल की सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। मतलब दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इफ आई से ABC, इसका मतलब AB इज परपेंडिकुलर टू BC। आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करना, AB BC के परपेंडिकुलर है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था when two lines are perpendicular to each other, when let's say this is L1, this is L2, this is L3, if L1 is perpendicular to L2 तो क्या आपने उनकी स्लोप में कोई रिलेशनशिप पढ़ा था? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा था। क्या रिलेशनशिप था? L1 into L2 is equals to -1। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या L1 is equals to -1 upon L2, या L2 is equals to -1 upon L1। आप किसी भी तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इन तीन लाइन की स्लोप निकालूं, अगर मैं इन तीन लाइन सेगमेंट्स की स्लोप निकालूं और अगर किसी दो साइड की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो मतलब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी ही होंगी। फिर से बता रही हूं, अगर मैं इन तीन लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालूं और कोई दो स्लोप का प्रोडक्ट, कोई भी दो स्लोप्स, क्योंकि मेरे को नहीं पता यहाँ पे 90 डिग्री कहां बन रहा है, कोई भी दो स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू आ गया -1, अगर प्रोडक्ट -1 आ गया इसका मतलब वो जगह होगी जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। चलिए जी, पहले मैं स्लोप निकालती हूँ AB की। AB की स्लोप निकालने का तरीका, AB की स्लोप निकालने का तरीका, हर बार स्लोप निकालने का मेथड y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसी को भी x2 x1 ले लो, किसी को भी y1 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, सपोज मैंने AB लिया है तो मैं इसको पहला वाला ले लेती हूँ, इसको दूसरा मान लेती हूँ, तो दूसरा माइनस पहला जैसे हो रहा है y2 - y1, तो ये हो जाएगा 4 y2 - y1, 4 minus -1 is nothing but 4 plus 1 upon 4 minus -1 is again 4 plus 1, ये आ गया 5/5, तो AB आ गया हमारा 1। चलो जी, AB की स्लोप निकल आई 1। अब निकालते हैं AC की स्लोप। AC की स्लोप भी अगेन 3 minus -1 is 3 plus 1, 5 minus -1 is 5 plus 1 which is equals to 4/6, 4/6 is nothing but 2/3। चलिए अब आते हैं BC की स्लोप पे। BC की जो स्लोप निकली है दैट इज, BC की स्लोप 5 minus 4 upon 5 minus 4 upon 3 minus 4, 5 minus 4 1, 3 minus 4 minus 1 which is equals to -1। अब ध्यान से देखना, इसकी स्लोप 1, इसकी स्लोप 2/3, इसकी स्लोप -1। क्या कोई दो स्लोप्स ऐसी हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करके -1 आंसर दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दे रहा है। स्लोप ऑफ AB इनटू, ये मैंने स्लोप निकाली है, सॉरी आप इसको AB लिखने के बजाय m ऑफ स्लोप ऑफ AB लिखेंगे। m ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -1 आ रही है। ठीक है जी, इसका मतलब BC और AB आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। इसका मतलब ऐसा होगा। अब कॉमन ढूंढेंगे दोनों में, AB BC, AB और BC। इसका मतलब B जो है, B पे राइट एंगल बन रहा है, ये ऐसा कुछ होगा ABC। तो B कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी 4,4, उस पे राइट एंगल बन रहा है। A जो होगा हमारा दैट इज -1, -1 और C को 3,5। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -1। देयरफॉर दिस ट्रायंगल ABC फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है जी? तो ये तरीका है हाउ टू फाइंड slope of any line without using the Pythagoras theorem। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको स्लोप निकालना है, पर देख लेते हैं क्या गिवन है और कैसे स्लोप निकलेगा। Find the slope of line which makes an angle of 30 degree। एक लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। पर वो लाइन 30 डिग्री का
एंगल बना रही है। पूरा पढ़ लेना है क्वेश्चन की 30 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रही है, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured clockwise। अब जब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो समझ आया कि वो लाइन किसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, इसके साथ 30 बना रही है। अब वो 30 इधर भी बना सकती है, इधर भी बना सकती है, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ऑन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो 30 बना रही है। इसका मतलब लाइन ऐसे जा रही होगी तभी ये इधर 30 बना रही है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको एंगल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस देखना है या विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक कितने का एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक 90 और 30 ये विच इज इक्वल्स टू 120। तो आपको बेसिकली निकालना है m इज इक्वल्स टू 10 120। 10 120 को लिखने का तरीका 10 90 प्लस 30, 10 90 प्लस थीटा, पाई बाय 2 पे वैल्यू बदलती है, 10 बन जाता है कॉट, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव माइनस कॉट 30 की वैल्यू माइनस रूट 3। तो आपकी स्लोप आ गई माइनस रूट 3। तो बस क्वेश्चन ध्यान से देखना है, अदरवाइज क्वेश्चन काफी इजी है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, अब 8 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट्स क्या क्या है। लेट्स से a is x, -1, b is 2, 1 and c is 4, 5। अब है आपको ये पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। चलिए हम 10th में जो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करते थे आपको याद होगा कैसे करते थे, a और b का डिस्टेंस निकाल लेते थे, b और c का डिस्टेंस निकाल लेते थे। अगर दोनों का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस से इक्वल मैच कर रहा है तो हम कहते थे पॉइंट्स कोलिनियर है। या दूसरा तरीका क्या था, आपने तीनों को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया इसका मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है तो ये कोलिनियर हो जाते थे। बट हाउ टू प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग स्लोप यूज करके आप कैसे बता सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अब आप ध्यान से एक चीज सुनेंगे, सपोज मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। चलो मैं कार्टेशियन प्लेन पे बता देती हूँ। ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। लेट्स से एक पॉइंट है x, -1, दूसरा पॉइंट है 2, 1 विच इज b, दिस इज a, और तीसरा पॉइंट है 4, 5। अब आप ध्यान से देखेंगे हाउ टू प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग स्लोप। एक बात बता, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्लोप कैसे निकलती है। स्लोप निकलती है या तो आप एक टाइम पे 2 पॉइंट्स यूज कर लो या आप एंगल यूज कर लो। यहाँ पे एंगल नहीं गिवन है, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। हमेशा याद रखना ये चीज। देखो ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और स्लोप हमेशा किसकी निकलती है, पॉइंट की या लाइन की, लाइन की निकलती है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इस लाइन की जो स्लोप होगी, क्या इस लाइन की 3 पॉइंट के लिए 3 अलग अलग स्लोप एग्जिस्ट कर रही है, या स्लोप तो लाइन की एक ही होती है, एक ही स्लोप होती है। और मेरे पास पॉइंट्स कितने गिवन है, 3। इसका मतलब अगर मैं एक बार में AB से स्लोप निकालूं और दूसरी बार मैं स्लोप निकालूं BC से और फिर मैं स्लोप निकालूं AC से, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है तीनों की स्लोप में? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि AB भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है, BC भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है और AC भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो आज के बाद ध्यान रखना, if 3 points are collinear then the slope formed by any 2 points, अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को यूज करके, तो दैट विल बी इक्वल टू, चाहे आप अलग 2 पॉइंट ले लो चाहे इन दोनों को यूज कर लो, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं
जब भी आप उन पॉइंट को जितनी बार यूज कर लो, जितने डिफरेंट पॉइंट यूज कर लो स्लोप निकालने के लिए, स्लोप हमेशा इक्वल आएगी। तो मेरे को क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो जी, मैं क्या करती हूँ, पहली बार मैं स्लोप निकाल लेती हूँ AB की। AB की स्लोप निकालने का तरीका, y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस 1 इज नथिंग बट 1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस x। अब मैं स्लोप निकाल लेती हूँ BC की। BC की स्लोप क्या होगी, अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2। अब बिकॉज दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो स्लोप क्या होगी, सेम होगी। अगर कोलिनियर पॉइंट है तो स्लोप सेम होगी। तो मैं कह सकती हूँ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। AB की स्लोप निकली 2 अपॉन 2 माइनस एक्स और BC की स्लोप निकली 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपको कैसे आपने पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है बाय यूजिंग स्लोप, तो दिस इज द मेथड। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 9। 9 क्वेश्चन कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना है, पर क्या बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना है और बताना है शो दैट पॉइंट्स -2, 1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। चलो जी, अगर मेरे को ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस बनाने हैं तो मैं इनको पैरेललोग्राम पे प्लॉट कर देती हूँ। ये बन गया -2, -1, ये बन गया 4, 0, ये बन गया 3, 3 और ये बन गया -3, 2। चलिए, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता तो बहुत इजी होता, आप सबका डिस्टेंस निकाल के AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू BC, जो भी आप पैरेललोग्राम के लिए करते हो, पर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो हमने अभी स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा, इफ टू साइड्स आर पैरेलल या इफ लाइंस आर पैरेलल, तो आप उनकी स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं, देयर स्लोप विल आल्सो बी इक्वल। हमने अभी पढ़ा था, इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप विल बी इक्वल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, और अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप भी इक्वल होगी, क्योंकि आप डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD एंड स्लोप ऑफ BC। ऑब्वियसली AB की स्लोप BC के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो बराबर होगी तो ये दोनों पैरेलल लाइन बन जाएंगे और ये कभी क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं, पैरेललोग्राम बन ही नहीं पाएगा। एंड स्लोप ऑफ BC किसके इक्वल होनी चाहिए, स्लोप ऑफ AD के। बड़ा इजी है, AB की स्लोप निकाल लेंगे। कैसे, अगेन AB की स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 2 इज 6, तो ये बन गया 1 माइनस 6। इसकी स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ BC निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 0 इज 3 अपॉन 3 माइनस 4 इज -1, इसकी स्लोप बन गई -3। या इसकी स्लोप पे आते हैं, CD की स्लोप निकालनी है। कैसे निकलेगी, स्लोप ऑफ CD इज नथिंग बट -3 इज -6। सॉरी, पहले y कोऑर्डिनेट निकालना है। 3 माइनस 2 इज नथिंग बट 1 अपॉन 3 माइनस -3 इज नथिंग बट 1/6। इसकी स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ AD की स्लोप आ जाएगी 2 माइनस -1 इज 3 अपॉन -2 प्लस 3 इज 1, इसकी स्लोप आ गई 2 माइनस -1 इज +3, कहाँ ये हुआ है -3 प्लस 2, ठीक है जी, ये -1 बन गया, ये बन गई -3। अब ध्यान से देखो, CD की स्लोप है 1/6, AB की स्लोप भी है 1/6, BC की स्लोप है -3, AD की स्लोप भी है -3। इनकी स्लोप्स आ गई इक्वल आपस में, इसीलिए हम बोल सकते हैं इफ
slope of AD is equals to slope of BC, then these two are parallel. If slope of AB is equals to slope of CD, then these two lines are parallel. Next question कह रहा है find the angle between x axis. ठीक है जी, x axis के बीच एंगल निकालना है. चलिए देख लेते हैं. This is our x axis और किसके बीच एंगल निकालना है? Find the angle between x axis and line joining the point 3, -1. वो लाइन जो किसको ज्वाइन कर रही है? 3, -1. ये आ गया हमारा पॉइंट 3, -1 and 4, -2. This is our 4 and this is -2. 4, -2. अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो लाइन ऐसे ही जाएगी. तो आपको x एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है. अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है एंगल निकालने का, पर क्या अगर मैं इस चीज को ऐसे देखूं कि ये मेरी लाइन है और ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो इस एंगल को हम क्या कह रहे थे? दिस एंगल वाज नथिंग बट tan थीटा. ये लाइन के साथ जो बना, यही एंगल तो निकालना है, थीटा ही तो निकालना है. बट व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन. और स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलती है? दो पॉइंट को यूज करके, क्योंकि मेरे पास थीटा तो है नहीं. तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके इस लाइन की स्लोप निकालेंगे और वो स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि जो इस यहां से लेके यहां तक का एंगल पूछा है. बट अगर मैं उस एंगल का tan ले लूं, टेंजेंट ले लूं उस एंगल का, तो tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन. इसका मतलब आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है और उस स्लोप ऑफ लाइन से आप कहां पे पहुंच जाएंगे? थीटा पे पहुंच जाएंगे. ध्यान से देखेंगे, ये लाइन थी, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है. कुछ नहीं पूछा, बस यहां से लेके यहां तक एंगल पूछा है. थीटा कितना निकलेगा? वो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप था. अगर मैं इसका tan निकाल लूं, टेंजेंट निकाल लूं थीटा का, तो दैट इज नथिंग बट स्लोप. और स्लोप निकालने के लिए मेरे पास दूसरी कंडीशन भी है, व्हिच इज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द लाइन. चलिए, if this is a, this is b, तो मैं निकाल लेती हूँ स्लोप ऑफ AB. स्लोप ऑफ AB is nothing but -2 minus -1 plus 1 upon 4 minus 3 is nothing but 1. ये बन गया मेरे पास 1. अब स्लोप ऑफ AB is -1. अगर मैं इसको स्लोप ऑफ AB लिखने की जगह tan थीटा is equals to -1 लिख दूं तो कोई गलती है क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि चाहे मैं स्लोप लिखूं चाहे tan थीटा लिखूं, दोनों एक ही बात है. और आपको पता है जब हमने एंगल को सॉल्व करना सीखा था तो tan थीटा -1 किस पे होता था? tan 135 पे. आप ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेना. इट बिकम्स tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 135 और थीटा की वैल्यू इज नथिंग बट 135 डिग्री. क्योंकि ध्यान से देखेंगे ये एंगल जो बना वो एक्यूट बना या ऑब्ट्यूज बना? ऑब्ट्यूज बना, तो स्लोप नेगेटिव आएगा और एंगल भी नेगेटिव ही आएगा. चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 11. चलो, 11th क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज, वैसे हम ये कल कर चुके हैं, पर जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कल पढ़ा था हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस. सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस आपस में यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है और ऑब्वियसली ये हमने इसको कुछ अलग नाम देना पड़ा था, हमने इसको फाई नाम दे दिया था. अब एक एंगल बना थीटा और दूसरा बना ये. सपोज आपका थीटा निकल गया 45 डिग्री, तो आप ये कैसे निकालेंगे? दिस वाज नथिंग बट 180 माइनस थीटा. बड़ा इजी है निकालना. बट अब एक चीज ये ध्यान से देखेंगे, अगर ये 45 है, लेट्स से दिस इज tan 45. tan 45 इज नथिंग बट 1. ये बन गया tan 180 माइनस 45. 180 माइनस 45 क्या बना? 135. और अगर मैं आपसे पूछूं tan 135 की वैल्यू क्या होती है? -1. इसका मतलब अगर ये थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी. आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लें. मैंने थीटा बोला 45, तो आपका फाई क्या आ गया? 135. मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, tan थीटा निकालो, क्या वैल्यू है? tan 45 which is equals to 1. अब आप tan 180 minus फाई निकालो. 180 minus थीटा which is 180 minus 45. tan फाई is tan 135. tan 135 की वैल्यू -1. मतलब इन दोनों वैल्यू में हमेशा कैसा रिलेशन होगा? अगर ये वैल्यू +1 आएगी तो दूसरी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी.
अब आप ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब क्या पता पहली बार में आप थीटा निकाल लो, क्या पता पहली बार में आप फाई निकाल लो, क्या पता आपको पहले नेगेटिव वैल्यू मिले या पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो हमने कल देखा था tan थीटा, एंगल बिटवीन these two lines वर m2 minus m1 अपॉन 1 m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 into m2, यही पढ़ा था हमने। इनके बीच का एंगल निकालने का तरीका m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 into m2, यही था तरीका। हाँ जी बिल्कुल यही था, पर ये तो थीटा निकालने के लिए था। अगर tan थीटा पॉजिटिव आएगा तो tan फाई क्या होगा? कुछ नहीं, जो ये वैल्यू होगी इसी का ही नेगेटिव tan फाई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, हमने करके भी देख लिया। क्या करके देख लिया? अगर tan थीटा 1 था तो tan फाई क्या आया? -1। इसका मतलब जो भी वैल्यू tan थीटा की होगी वही वैल्यू किसकी भी होगी? tan फाई की भी होगी, बट विद नेगेटिव साइन। तो अब हम क्या करते हैं, आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो कैसे गिवन है, वो इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू या तो प्लस होगा m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 into m2, या यहाँ पे होगा माइनस। तो मतलब पहली बार अगर आप tan थीटा निकालना चाहोगे तो पहली बार tan थीटा पॉजिटिव भी आ सकता है, पहली बार tan थीटा नेगेटिव भी आ सकता है। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो tan फाई नेगेटिव होगा, अगर tan थीटा नेगेटिव है तो tan फाई पॉजिटिव होगा। एक तरीका इसको लिखने का ये है, और दूसरा तरीका जो बहुत जगह यूज हुआ है, दैट इज m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 into m2। ये क्या है? कुछ भी हमने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है। अगर मैं कह रही हूँ मॉड ऑफ एनी नंबर, हमेशा मॉड दो वैल्यूज जनरेट करता था, कौन कौन सी? +x और -x, वही हुआ है। अगर मैं इसको मॉड फंक्शन को ओपन कर दूंगी तो इस मॉड के अंदर प्लस भी आ सकता है और इस मॉड के अंदर माइनस भी आ सकता है। तो काफी जगह अगर आपको प्लस माइनस एक साथ यूज करना है आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लिखना है tan थीटा इज नथिंग बट मॉड ऑफ m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 into m2, आप कोई भी तरीका एंगल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी ये चीज? अब आप ये नोट करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। चलिए 11th क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। आपके पास दो लाइंस गिवन है, चलो जी मैं ले लेती हूँ। एक लाइन है मेरे पास L1 और दूसरी लाइन है L2। तो कह रहा है एक लाइन का स्लोप, सपोज मैं स्लोप ऑफ लाइन 1 को m ले लेती हूँ और स्लोप ऑफ लाइन L2 को मैं m1 ले लेती हूँ। चलो इसको चाहे m1 m2 कुछ भी आप ले। स्लोप ऑफ लाइन 1 इज m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज नथिंग बट m2। ठीक है जी, यही बोल रहा है। स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। कहता एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। सपोज मैं ये मान लूं m2 is 2 times m1, m2 is 2 times m1, m2 जो है वो एक लाइन की स्लोप का डबल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। If tangent of angle between them is 1/3, tangent of angle between them is 1/3 मतलब कुछ भी नहीं बोला है, tan थीटा is 1/3 ये बताया हुआ है। ठीक है जी, दोनों के बीच एंगल कितना है? 1/3। जो हम पहले निकाल रहे थे लेफ्ट साइड का tan थीटा, वो अभी निकालना है या दिया हुआ है? दिया हुआ है। चलिए आगे बोल रहा है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, दोनों लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। चलिए जी, तो फॉर्मूला क्या था tan थीटा का? tan थीटा वाज नथिंग बट मॉड ऑफ m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 into m2, यही था। चलिए tan थीटा की वैल्यू इज 1/3, 1/3 इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू क्या गिवन है? m2 इज नथिंग बट 2 times m1, तो मैं इसको पुट कर देती हूँ 2 times m1 minus m1 अपॉन 1 plus m1 into 2 times m1, 1/3 is equals to 2m1 minus m1 is nothing but m1 upon 1 plus 2 अलग हो गया, m1 into m1 is nothing but m1 का स्क्वायर।
यहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। 1/3 इज नथिंग बट m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। क्लियर है जी? अब अगर ये मॉड है, इस मॉड का मतलब क्या है? इस मॉड का मतलब है कि यहाँ पे दो वैल्यूज जनरेट होंगी। कौन कौन सी? एक होगी प्लस के साथ, दूसरी होगी माइनस के साथ। चलिए जी करते हैं। 1/3 इज इक्वल्स टू, एक आ जाएगी प्लस के साथ, अगर प्लस के साथ है तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, m1 अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स m1 का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? दूसरी आएगी 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स m1 का स्क्वायर। अगर मॉड्यूलस है, इसका मतलब अब जब आप थीटा निकाल रहे थे तो थीटा हम पहली बार के लिए निकाल रहे थे। जब हम थीटा निकालते थे तो एंड में हम क्या करते थे? 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने क्या किया? दोनों साइमल्टेनियसली निकालना शुरू किया। ये सोच लो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है और यहाँ पे 5 आ जाता है। क्लियर है जी? पहले हम दोनों वैल्यूज अलग अलग निकाल रहे थे, इस टाइम पे वैल्यूज साइमल्टेनियसली निकालनी पड़ेगी। ये हुआ क्योंकि अगर दो लाइंस है, वो किसी भी तरफ एंगल, सपोज मेरे पास दो लाइंस है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये वाली लाइन ऑब्ट्यूज बना सकती है, ये एक्यूट बना सकती है, या ये जो L1 L2 है, एक तो इनके ये ऐसे हो सकती है, दूसरा जो L1 है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना सकती है और जो L2 है वो एक्यूट एंगल बना सकती है। इसीलिए हमारे पास दो अलग अलग आंसर जनरेट होते हैं। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे। अब इनकी लाइन की स्लोप क्या होगी? जरूरी नहीं है L2 की स्लोप नेगेटिव होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और L1 की स्लोप भी पॉजिटिव हो सकती है। तो इसीलिए हमने दो अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व किया। चलिए जी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंपल वही जैसे आप कर रहे थे, 3 टाइम्स m1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी कैसे? आप इसको मैं लिख लेती हूँ 2m1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2m1 का स्क्वायर माइनस 3m1, 2m1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2m1 का स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा 2m, यहाँ पे बच जाए 2m1, दिस इज m1, दिस इज m1, ये m1 बच जाएगा यहाँ पे, जब मैंने 2m कॉमन लिया है, m1 माइनस 1 और ये m1 माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2m1 माइनस 1, m1 माइनस 1। अब क्या क्या वैल्यूज आई है? यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई है m1 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई 1, m1 इज हाफ और m1 इज इक्वल्स टू 1। दोनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब हम उस साइड को सॉल्व करते हैं जब हम स्लोप को क्या ले, जब हम tan थीटा को क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं। चलिए जी सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा माइनस 3m1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। अगेन वही करते हैं, ये बन जाएगा 2m1 का स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के बाद आप ये देखेंगे 3m1 को तोड़ देंगे हम, ये बन जाएगा 2 टाइम्स m1 का स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन 2m1 को कॉमन ले लेंगे, 2m1 कॉमन आ गया, m1 प्लस 1, m1 प्लस 1, ये बन गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्लोप देखेंगे क्या होगा, आएगा 2m1 प्लस 1 और m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान से देखेंगे m1 आ गया हमारा माइनस 1/2 और यहाँ से m1 आ गया 1। m1 या तो माइनस हाफ होगा या m1 माइनस 1 होगा। अगर m1 निकल आया, अगर आपका m निकल आया तो क्या m1 निकल आया तो क्या आप m2 निकाल सकते हैं? हाँ जी, बड़े इजीली निकाल सकते हैं। वो इसका m2 इज नथिंग बट डबल ऑफ m1। इसी तरीके से आपने जो भी क्वेश्चंस आएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के, वो सारे क्वेश्चंस आप बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप tan थीटा यूज कर रहे हैं, हमेशा
हमेशा दो आंसर्स आते हैं, या तो आप दोनों को अलग अलग निकाल लें या आप दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर लें। हमेशा अगर tan थीटा 45 था फर्स्ट केस में, दूसरे केस में tan फाई क्या आ जाएगा, विल बी नथिंग बट tan 135, और tan 135 इज नथिंग बट माइनस ऑफ tan 45, नेगेटिव ऑफ tan 45। कैसे देख भी लो, tan 135 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस 45। 180 पे t रेशो की वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती, नहीं बदलती। 180 माइनस 45 इज नथिंग बट सेकंड क्वाड्रेंट माइनस tan 45। तो एक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जनरेट होती है और एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव जनरेट होती है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k। एक लाइन है वो x1, y1 और h, k के थ्रू पास हो रही है। ठीक है जी, x1, y1 एंड h, k। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, कह रहा है अगर लाइन की स्लोप है m, ठीक है जी, स्लोप ऑफ, लेट्स से दिस इज a, this is b, slope of AB is equals to m. If slope of line is AB, then show that k minus y1, क्या show करना है, to show k minus y1 is equals to m h minus x1, यही show करना है, k minus y1 is equals to m h minus x1। चलिए जी, बड़ा इजी है सॉल्व करना, आपको नजर ही आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है। x माइनस x सीधा सा फॉर्मूला है, अभी देख लेते हैं ये कैसे होगा। k माइनस के y1 h माइनस x, स्लोप यूज हो रही है। चलिए एक बार अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB, तो आप कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन? बड़ा इजी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, निकल गई स्लोप। स्लोप क्या गिवन है इसकी, स्लोप इज नथिंग बट m इज इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। अब मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया m h माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1, और आपको प्रूव भी यही करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। अब अगर 3 पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से 3 पॉइंट्स, h, 0, a, b, h, 0, a, b and 0, k। These 3 points lie on a line, then show that a upon h is equals to a upon h plus b upon k is equals to 1। आपको ये प्रूव करना है। अगर ये 3 पॉइंट्स, लेट्स से मैं इन 3 पॉइंट्स को a, b और c मान लेती हूँ। मेरे पास 3 पॉइंट्स है a, b, c और वो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो प्रूव करना है a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखेंगे, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनके बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है कि उन लाइन की जो स्लोप होगी ऐसा कुछ होगा, स्लोप ऑफ AB will be equal to slope of BC। If 3 points lie on a line, तो slope of AB will be equal to slope of BC, यही पढ़ा है। चलिए जी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। What is slope of AB? AB की स्लोप होगी a माइनस b माइनस 0 अपॉन a माइनस h will be equal to slope of BC क्या हो जाएगी, 0 k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। चलिए जी सॉल्व करते हैं, ये बन गया b अपॉन a माइनस h इज इक्वल्स टू k माइनस b अपॉन माइनस a, ये बन गया। अब आप ये देखेंगे आपको पहुंचना कहां तक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल्स टू 1। एक तरफ आपको 1 लेके आना है। चलिए देखते हैं,
सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये बन गया माइनस ए बी इज इक्वल्स टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहला बन जाएगा ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी, ठीक है जी। अब ये माइनस ए बी ये माइनस ए बी, माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बच जाएगा। मैं एच के को, आपको एच चाहिए, के चाहिए, आपको एच बी चाहिए, ए के चाहिए, चलिए जी, ए के माइनस एच के प्लस एच बी। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको चाहिए ए और बी न्यूमरेटर में, ए और बी न्यूमरेटर में कहां पे है, ये दोनों है, क्या आपको इसकी जरूरत है, नहीं, चलिए जी इसको मैं इधर ले आती हूँ, ये बन गया एच के इज इक्वल्स टू ए के प्लस एच बी। अब ध्यान से देखना आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, आपको रिक्वायरमेंट है ए अपॉन एच, यहाँ पे आपके पास ए के था, ए के की जगह आपको चाहिए ए अपॉन एच, इसका मतलब आपको के नहीं चाहिए, अगर के नहीं चाहिए तो के से डिवाइड कर दो, के खत्म हो गया, और ए अपॉन एच चाहिए, के खत्म हो गया, एच तो आना था, पर मैं एक बार तो नहीं कर सकती, अगर मेरे को के एच, यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय के एच किया तो यहाँ भी डिवाइड बाय के एच या एच के करना पड़ेगा, चलो एच के कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं, एच के बाय एच के इज नथिंग बट 1 आ गया, अपॉन एच के और अपॉन एच के 1, ए के अपॉन एच के ए अपॉन एच प्लस एच बी अपॉन एच के, सॉरी एच बी अपॉन एच के इज बी बाय के, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आपका बिल्कुल वही आंसर आ चुका है। ध्यान से देख के आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन ईयर 2010। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप, अगर आप 2010 की बात करें तो 2010 का आप कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे, एक बार क्या होगा 2010 का आप कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे एक बार क्या होगा, और जब आपने 2010 का कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया दैट विल बी नथिंग बट 2010 y, y क्यों, क्योंकि मेरे को पता नहीं है वो क्या है। चलो मैं एक बार बना के आपको दिखा देती हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 14th क्वेश्चन, ये है 1985, 90, 95, 2000, 2005, 2010। 1985 का जो ये ग्राफ है 1985 में दिखा रहा है 92, उसके बाद 1995 में दिखा रहा है 1995 में 97। अब 2010 की बात हो रही है, अब मे बी 2010 चलो ये है, पर आपको ये नहीं पता 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा, तो मैं उसको लेट कर लेती हूँ y, 2000 में पॉपुलेशन आ गया y। अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं और इसको c मान लूं, a b c लाइज ऑन अ लाइन। अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो बड़ा सिंपल सा है, पहले आप ए बी की स्लोप निकाल लेंगे, ए बी की स्लोप निकालने का दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। आप ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगी, y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। बड़ा सिंपल है, तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो तीनों का स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए जी वैल्यूज पुट करके हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 97 माइनस 92 इज नथिंग बट 5 अपॉन 1995 माइनस 1985 इज नथिंग बट 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995 इज 15। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये 5 2 ये बन गया
2y minus 194 is equals to 50. 2y is equals to 15 plus 194, ये 5 2 बिल्कुल सही है, ये 10 बन गया, ये बन गया 2y माइनस, ठीक है जी, 2y इज इक्वल्स टू ये बन गया आपका 209, y बन गया आपका 104.5, इसका आंसर आ रहा है 104.5। जो भी आपका यूनिट है, यूनिट आपका इसमें जो यूज हो रहा है दैट इज पॉपुलेशन इन क्रोर्स, तो 104.5 करोड़ इज योर पॉपुलेशन इन विच ईयर, इन 2010। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स को यूज करके हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कैसे आपको कंसेप्ट्स को क्वेश्चन में यूज करना है। तो आप ये अच्छी तरह से कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट कंसेप्ट्स, ताकि आपको वो समझने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।